नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर विकास डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये हमारा क्लास 10th सोशल साइंस एसएसटी का थर्ड बैच रहेगा। इससे पहले 2 बैच ऑलरेडी आ चुके हैं। फर्स्ट बैच में डिटेल में चैप्टर्स आपके साथ शेयर किए गए थे, नोट्स आपके साथ शेयर किए गए थे, और सेकंड बैच था उसमें हम MIQ सीरीज लेकर के आए थे। MIQ सीरीज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए गए थे। ये हमारा थर्ड बैच रहेगा। उससे पहले के दोनों बैच आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमारा फोकस कंसेप्ट के ऊपर था। और आप सभी को पता है कंसेप्ट इज द की, कंसेप्ट इज द पावर। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तभी हम 95 प्लस या फिर 100 के बारे में सोच सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम MCQs के ऊपर डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हम 90 के आसपास शायद ना पहुंच पाए। ओके, तो अगर आपने उन वीडियोस को पहले नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं उन वीडियोस को। उसके बाद अगर आप MCQ सीरीज के ऊपर आते हो तो आपके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफ़ी ईजी भी हो जाएगा। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज है। इसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। विद इन 6-7 डेज में सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया जाएगा। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस के चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस वो नहीं कि कहीं से उठाया और आपको सिर्फ शेयर कर दिए गए। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस आपकी NTSC दोनों एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। और हाँ, आप इसको क्विज की तरह लीजिएगा, यानी कि साथ साथ आपको गैस करना है कि आपका आंसर क्या है, और उसके बाद आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे निकाली जाती है, ये हमें बताना है। ओके, तो इसमें पहला विकल्प हमें दिया गया, परिवार की कुल आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया गया, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके, यानी कि टोटल जो इनकम है कंट्री की, उसको टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी प्रति व्यक्ति आय। तीसरा ऑप्शन दिया गया, वस्तु और सेवाओं की कुल कीमत को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और चौथा, देश का कुल निर्यात। तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा बी, देश की जो कुल आय है उसको जब हम कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो वो आ जाती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति की आय निकालनी है, औसत हमें निकालनी है, एवरेज हमें निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है, उसमें 5 सिटीजन, ठीक, मान लीजिए उनकी टोटल इनकम है वो 100 है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन 5 होगी ना, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया, तो 20 प्रति व्यक्ति आय होगी। ओके, सिंपल सा तरीका होता है। उसके बाद दूसरा सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा प्रश्न रहेगा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि, कारण बताना है कि क्यों कम है। शिशु मृत्यु दर क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है एक वर्ष पूरा करने से पहले, कितने प्रति हजार के पीछे, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। यानी एक वर्ष में प्रति 1000 के पीछे जीवित जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनमें से जितने बच्चों की मृत्यु एक वर्ष पूरा करने से पहले ही हो जाती है, उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक, तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए गए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, कारण बताने। तो पहला विकल्प है क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है। दूसरा, यहाँ पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं हैं। तीसरा, यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा है। और चौथा, यहाँ पर शुद्ध नामांकन अनुपात कम है। तो 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प हमारा रहेगा सी, यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं होनी जरूरी है। दूसरा, शिक्षा होगी तो जागरूकता होगी, तो वहां पर शिक्षा सुविधाएं भी बेटर है। जैसे सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो भी केरला में है, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां की बेहतर है, इसलिए वहां पर शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है हमारे देश में। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया, यदि राष्ट्रीय आय है उसकी अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। मान लीजिए कि देश की इनकम है वो थोड़ी धीमे बढ़ रही है, ठीक, और पॉपुलेशन है वो सरपट दौड़ी जा रही है, तो क्या होगा, आय बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, क्या होगा, ये एक समान रहेगी, ये हमें बताना। तो पहला विकल्प है कि आय जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक हो जाएगी। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगी। तीसरा विकल्प है सामान्य रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प आपका बी रहेगा, इससे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो एवरेज है, औसत है, वो कम ही होना है ना। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है। ठीक, यानी कि शिशु मृत्यु दर ऊपर हमने बात की थी। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या कितनी है। ठीक, ये बात प्रदर्शित करता है।
दूसरा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है ये शिशु मृत्यु दर। तीसरा विकल्प दिया गया है, स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। चौथा है, 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प आपका बी रहेगा। 1 वर्ष में पैदा हुए कुल 1000 बच्चों में से 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक, तो बी विकल्प आपका सही रहेगा। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है? कौन सा राज्य है जिसे हम कम विकसित कह सकते हैं? इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है पंजाब, दूसरा केरल, तीसरा बिहार, चौथा दिल्ली। सही विकल्प हमारा सी रहेगा, बिहार है, उसे पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में, साक्षरता दर में, जीवन प्रत्याशा में, प्रति व्यक्ति आय में, सभी में बिहार है कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से पीछे है। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से मानव विकास रैंकिंग के मामले में बेहतर है? यानी कि हमारे पड़ोसी देशों में से हमें फाइंड आउट करना है वो देश जो हमसे बेहतर कर रहा है किसमें? HDI रैंकिंग में, मानव विकास सूचकांक में। पहला विकल्प है भूटान, दूसरा विकल्प है श्रीलंका, तीसरा विकल्प है नेपाल, चौथा विकल्प यहाँ पर दिए गए उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प हमारा रहेगा श्रीलंका। 2018 की बात करें तो HDI रैंकिंग में भारत का 131वां स्थान था, जबकि श्रीलंका का 78वां 78th पोजीशन थी, तो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहा है श्रीलंका। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, लोगों के लिए एक सामान्य विकास का लक्ष्य क्या है? यानी जब लोगों से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए, तो ज़्यादातर वो किस बारे में सोचते हैं कि विकास को किससे मापते हैं या किससे तोलते हैं? ठीक, तो 4 विकल्प दिए गए, पहला परिवार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा आय, चौथा सुरक्षा। सही विकल्प आपका सी रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए है कि आय बढ़ गई मतलब विकास हो गया, बाकी चीज़ों के बारे में वो बाद में सोच पाते हैं। ओके, तो आय को एक सामान्य पैमाना माना जाता है और सबसे पुराना या फिर प्राचीन जो पैमाना है वो भी यही आय ही माना जाता है क्योंकि प्राचीन समय से यही माना जाता है कि जिसके पास पैसा अधिक है मतलब वो ज़्यादा विकसित है। ओके, तो सी हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 8वां प्रश्न रहेगा, विकास के आय के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों में शामिल है। यानी कि विकास के लक्ष्य हैं उसमें एक तो आय तो शामिल है, हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े, आय बढ़े, उसके अलावा अन्य क्या कुछ शामिल है विकास के लक्ष्यों में, ये हमें बताना है। हमने जो चैप्टर डिटेल में किया था तो उसमें भी हमने डिस्कस किए थे कि बहुत से और लक्ष्य भी होते हैं जब लोग विकास के बारे में सोचते हैं तो उनके बारे में भी सोचते हैं। पहला है साक्षरता, दूसरा है समानता, तीसरा सुरक्षा और चौथा उपरोक्त सही। तो इसमें सही विकल्प हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 9वां प्रश्न दिया गया, GDP का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। GDP का क्या अर्थ है? इंग्लिश में इसे कहें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब हिंदी में हमें विकल्प दिए गए, पहला सकल डेयरी उत्पाद, दूसरा विकल्प है सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा बड़ी विकास परियोजना, चौथा बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसमें सही विकल्प आपका बी रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी गणना कैसे की जाती है? जैसे एक वर्ष में तीनों सेक्टर यानी कि आपका पी हो गया प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया यानी कि द्वितीयक क्षेत्र हो गया, टर्सरी यानी कि तृतीयक सेक्टर हो गया, तीनों में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं पैदा की गई उनको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे और उन मूल्यों को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा GDP, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो ऐसे इसकी गणना की जाती है। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न रहेगा, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी हमारे समाज में जितने भी वर्ग हैं उनके विकास के लक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? पहला है बल के द्वारा यानी कि ताकत शक्ति के द्वारा, दूसरा विकल्प दिया गया लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा, तीसरा हिंसक प्रदर्शन करके, चौथा है अराजकता फैला करके। तो इसमें सही विकल्प आपका बी रहेगा कि हम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा अपने सभी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से प्रयास करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 11वां प्रश्न दिया गया, विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आमतौर पे विश्व बैंक है वो विकास के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करता है, तो किस आधार पे करता है? वही पैमाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला संसाधन के आधार पे, दूसरा जनसंख्या के आधार पे कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा विकसित, ये मान सकते हैं, तीसरा औसत आय के आधार पे और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प रहेगा सी, औसत आय के आधार पर आमतौर पे विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। औसत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक ही बात है और इसको भी सेम तरीके से निकालेंगे। देश की कुल जो इनकम है,
टोटल जो इनकम है, इनकम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें मिल जाएगी औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। ओके, उसके बाद 12th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 12वां प्रश्न रहेगा। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये, ठीक। तो 3 परिवारों की जो आय क्रमशः 4,000 रुपये, 7,000 रुपये और 3,000 रुपये, तो चौथे की आय हमें गणना करनी है। कैसे निकालेंगे? हमें टोटल जो इनकम है उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 5,000 प्लस 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 हो गई ना। ओके, 20,000 हो गई हमारी। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 11 प्लस 3 14 हो गए। तो सही विकल्प हमारा क्या रहेगा? 4 विकल्प दिए गए। पहला है 7,500 7500, दूसरा 3,000 यानी 3,000, तीसरा है 2,000 यानी कि 2,000 और चौथा विकल्प हमारा दिया गया है 6,000 सॉरी 6,000 यानी कि 6,000 रुपये। तो इसमें सही विकल्प आपका डी रहेगा। चौथा जो परिवार है उसकी आय 6,000 रुपये है, ठीक। यानी कि हमें टोटल जो इनकम है उसको डिवाइड कर लेना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 20,000 हमारी टोटल इनकम हो जाती है, ठीक। उसमें से 3 की हमें दे दी, तो चौथे की नेचुरली है कि हम 3 की माइनस करेंगे और चौथे की निकल आएगी, ठीक। उसके बाद 13th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 13वां प्रश्न रहेगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर, किसी देश की राष्ट्रीय आय उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा मानव विकास सूचकांक हमें मिल जाता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प हमारा रहेगा ए, यानी देश की कुल जनसंख्या से भाग किसको देंगे? जो कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय, ठीक। तो ये हमारा ए सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 14th 14वां हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको भी देखते हैं। यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जो विश्व के विभिन्न देशों की विकास के आधार पर तुलना करते हैं, ठीक। तो अब इसी यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी यूएनडीपी है विश्व के विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर करता है, ये हमें बताना है। तो विकल्प दिए गए, पहला है प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, दूसरा विकल्प है लोगों के शिक्षा के सत्र के आधार पे, तीसरा लोगों का स्वास्थ्य सत्र है इसके आधार पे, और चौथा डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर, सही विकल्प हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर तीनों पैमानों को अपनाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा का सत्र यानी कि साक्षरता दर, और तीसरा लोगों का स्वास्थ्य सत्र। इसके लिए जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर है, दोनों को देखा जाता है। ओके, तो ये तीनों ही क्राइटेरिया को अपनाया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, तो हमारा डी विकल्प सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? मानव विकास सूचकांक मतलब एचडीआई रैंकिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ऊपर हमने बात की ना यूएनडीपी के 3 क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया के बेस पे मार्क्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको रैंकिंग 1 दे दी जाती है, 2, 3, 4 ऐसे दी जाती है। हमारे देश में भी राज्यों की तुलना भी यूएनडीपी के क्राइटेरिया को फॉलो करके की जाती है, और ऐसे विश्व के विभिन्न देशों की तुलना, जो विकास है उसका मापन भी इसी आधार पर किया जाता है। 2018 की जो एचडीआई रैंकिंग थी उसमें हमारे देश का स्थान 131वां था, यानी हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हमें करना बाकी है, तभी हम कह सकते हैं कि हम अमेरिका, या जैसे आप न्यूज़ में सुनते हो कि हम अमेरिका को टक्कर देने वाले हैं, उनके कहीं आसपास भी नहीं ठहरते, इवन श्रीलंका से बहुत पीछे हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमारे देश में भी एचडीआई रैंकिंग दी जाती है अलग अलग स्टेट्स को। तो उस एचडीआई रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर, टॉप पर कौन सा स्टेट है ये हमें बताना है, ठीक। तो पहला विकल्प है केरल, दूसरा है पंजाब, तीसरा यूपी और चौथा पश्चिम बंगाल। सही विकल्प रहेगा ए केरल। केरल है वो एचडीआई रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे पहले स्थान पर, यानी कि सर्वाधिक सूचकांक वाला राज्य केरल है हमारा। उसके बाद 16th क्वेश्चन दिया गया, 16वां हमारा प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? ओके, गैर नवीनीकरणीय संसाधन आप सभी को पता है कि वो संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, और उसको दोबारा बनने में हजारों लाखों साल का समय लगता है, यानी कि एक लंबा समय उनको लग जाता है। उनको बोलते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। ओके, तो इसमें से गैर नवीकरणीय संसाधन है उसको हमें पहचान करनी है। पहला विकल्प है हमारा वन, दूसरा विकल्प दिया गया जल, तीसरा विकल्प है खनिज तेल, चौथा विकल्प है वायु ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा। तो सही विकल्प हमारा रहेगा सी, खनिज तेल। खनिज तेल, इसको एक बार प्रयोग किया उसके बाद खत्म,
ऐसा नहीं कि दोबारा उसको बना सकते हैं, दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 17th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 17वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है यूएनडीपी, दूसरा एमएनडीपी, तीसरा यूएनडीसी और चौथा यूएमडीपी। सही विकल्प हमारा ए रहेगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अगर हिंदी में कहें, तो उसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ओके, उसके बाद 18th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 18वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ये हमें बताना है। यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पर है। साक्षरता दर क्या होती है कि अगर किसी भी जनसंख्या में से 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है तो उसको हम साक्षर मानते हैं। ठीक, यानी कि 7 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या उसी में इसकी गणना की जाती है, और 100 में से जितने पढ़े लिखे हैं तो वो प्रतिशत में इसको व्यक्त कर दिया जाता है। ओके, हमें बताना है किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ओके, पहला विकल्प है केरल, दूसरा बिहार, तीसरा यूपी और चौथा है पंजाब। सही विकल्प हमारा ए रहेगा केरल। केरल में लगभग 94% साक्षरता दर है जो कि सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74% थी। ठीक, तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी आगे हैं और सभी राज्यों में भी पहले स्थान पर आता है केरल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 19वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है, या कि इनमें से कौन सा है जो उद्योगपतियों के लिए एक विकास का लक्ष्य हो सकता है। ठीक, पहला अधिक दिनों का काम पाना, दूसरा विकल्प है बेहतर मजदूरी पाना, तीसरा अधिक बिजली प्राप्त करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सी विकल्प हमारा सही रहेगा, अधिक बिजली प्राप्त करना उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक विकास का लक्ष्य हो सकता है। ठीक, क्योंकि जब बिजली मिलेगी, 24 घंटे सप्लाई मिलेगी, तभी उनके कारखाने उद्योग है वो ठीक से चल पाएंगे। उसके बाद 20वां हमारा प्रश्न रहेगा, 20th क्वेश्चन, 20वां प्रश्न है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है, यह हमें बताना है। पहला विकल्प दिया गया अधिक दिनों का काम पाना, दूसरा उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी स्वतंत्रता उसको मिले, तीसरा विकल्प है बिजली प्राप्त करना, चौथा मजदूरी पाना। सही विकल्प बी रहेगा, क्योंकि एक अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए जॉब या फिर पैसा इस प्रकार की तो कोई समस्या नहीं है। उसके लिए जो विकास का लक्ष्य ये हो सकता है कि उसे उतनी ही आज़ादी मिले जितने की उसके परिवार में उसको भाई को मिल रही है। तो ये उसके लिए एक विकास का लक्ष्य हो सकता है। ठीक, विकास तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना। विकास मतलब हमारे जीवन में होने वाला कोई भी सकारात्मक बदलाव है उसको हम पॉजिटिव चेंज को विकास कहेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 21वां हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यह हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। सही विकल्प हमारा ए रहेगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देशों में शामिल है। ओके, यानी कि 3 समूह में हम बांटते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। विकसित देश जहां पर लगभग प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, बाकी सभी सुविधाएं बेहतर होती है। विकासशील देश जो प्रयास कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, और अविकसित देश जो पिछड़े हुए देश है जहाँ पे निर्धनता, बेरोजगारी अधिक होती है, वो अविकसित देशों में आते हैं। तो हमारा देश विकासशील देश में आएगा, और जो यूरोपीय देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, यूएसए, कनाडा, जापान, ये सभी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। तो यूएसए हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न रहेगा, सतत विकास, इसको आप सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं। सतत विकास का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह हमें बताना है। पहला केवल अपने लिए सोचना, अपने लिए विकास करना, दूसरा केवल दूसरों के लिए सोचना या विकास करना, तीसरा विकल्प है अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना और विकास करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हमारा सी रहेगा, यानी अपने लिए तो हमें विकास करना है लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है। तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 23वां हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ये हमें बताना है। ठीक, यानी कि 3 राज्यों की आय हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी गई, तो उसमें से बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा सभी की एक समान है। तो सही विकल्प आपका रहेगा सी, बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि इन 3 राज्यों से के साथ अगर तुलना की जाए तो। उसके बाद 24वां हमारा प्रश्न रहेगा 24th, हरियाणा, केरल और बिहार के अगर तुलनात्मक आंकड़ों में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यह हमें बताना है तीनों राज्यों में से। ओके, पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है केरल, तीसरा बिहार
और चौथा डी सभी एक समान है। तो इसमें सही विकल्प हमारा बी रहेगा, केरल। केरल की प्रति व्यक्ति आय है वो इन दोनों राज्यों से कहीं ज़्यादा 94% है केरल की प्रति व्यक्ति आय, जबकि हरियाणा की 76% के आसपास है। ओके, और बिहार की अगर बात की जाए तो ये 64% के आसपास है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th। भूजल संसाधनों का एक उदाहरण है, ये हमें बताना है कौन सा भूजल संसाधनों का उदाहरण है, यानी कि भूजल है वो संसाधनों का किस प्रकार का उदाहरण है ये बताना है। ठीक, पहला ये नवीकरणीय उदाहरण है, यानी कि भूजल है, भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय है। दूसरा ये गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय वो होता है जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और दोबारा पैदा किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है गैर नवीकरणीय, यानी कि एक बार यूज किया खत्म, उसके बाद दोबारा नहीं बन सकता या दोबारा नहीं आ सकता। तीसरा ये जैव संसाधनों में आएगा। चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प ए रहेगा, ये नवीकरणीय संसाधन होता है, यानी कि एक बार उपयोग में लेके आया, और ये चक्रीय संसाधन है, यानी कि एक बार उपयोग में लेके आया वापस ये वायुमंडल में जाएगा और वहीं से बारिश के दौरान वापस यहीं पे आ जाना है। ओके, तो ये नवीकरणीय संसाधन है और इसकी पुनर्पूर्ति संभव है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 26वां हमारा प्रश्न रहेगा, भूजल का अति उपयोग विशेष रूप से कहाँ पाया गया, ये हमें बताना है। ठीक, यानी भूजल अंडरग्राउंड वाटर है, उसका ओवर यूज हम कहाँ करें, कौन से स्टेट है जहाँ पर ओवर यूज किया जा रहा है इसका। पहला असम में, दूसरा शिलोंग में, तीसरा पंजाब में और चौथा कर्नाटक में। सही विकल्प हमारा रहेगा सी, पंजाब में भूजल का अति उपयोग किया जा रहा है, जो कि सतत पोषणीय विकास के लिए गंभीर खतरा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है और चावल की कृषि के लिए जलवायु उतनी उपयुक्त नहीं है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए सबमर्सिबल ट्यूबवेल्स हैं उनको लगाया गया है और अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो सी पंजाब हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया 27वां प्रश्न है, सभी देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, किस में की जाती है ये हमें बताना है। पहला पाउंड में, दूसरा यूरो में, तीसरा डॉलर में और चौथा विकल्प है रुपए में की जाती है। तो सही हमारा आंसर रहेगा सी, डॉलर में। सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े डॉलर में प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि तुलना करना आसान रहे। उसके बाद 28वां हमारा प्रश्न रहेगा, 28th क्वेश्चन दिया गया, भारत किस कैटेगरी में आता है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है उच्च आय वाले देशों में आता है, दूसरा निम्न आय वाले देशों में आता है, तीसरा कम आय वाले देशों में आता है, चौथा उच्च मध्यम आय वाले देशों में आता है। ठीक, यानी कि 4 विकल्प दिए गए, इसमें सही विकल्प रहेगा हम निम्न मध्यम आय वाले देशों में आते हैं। पहले हम उच्च मध्यम आय वाले देशों में शामिल थे, लेकिन अब थोड़ा सा खिसक के हम आ गए निम्न मध्यम आय वाले देशों में। ओके, तो बी विकल्प हमारा सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 29वां प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के विकास के लक्ष्य क्या हैं, यानी कि भूमिहीन है, ग्रामीण मजदूर है, तो उनके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। पहला विकल्प है अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी उनको मिले, दूसरा है स्वयं जुताई के लिए भूमि का अधिग्रहण हो, यानी कि उनको खुद की जमीन मिल जाए, तीसरा काम करने के घंटे अधिक हो और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो इसमें सही विकल्प ए रहेगा। आमतौर पे जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उनका लक्ष्य ये होता है कि अधिक दिनों तक उनको काम मिले, वर्ष भर लगभग काम मिलता रहे और मजदूरी बेहतर हो। ओके, क्योंकि ये जो लक्ष्य है ये वो लक्ष्य हैं जिनके बारे में वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल लक्ष्य है उनके बारे में वो सोचते हैं कि अधिक दिनों तक उन्हें काम मिले और मजदूरी बेहतर मिले। ओके, तो उसके लिए वो सोचते हैं, तो ये उनके लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। उसके बाद 30वां हमारा प्रश्न रहेगा, 30th हमारा क्वेश्चन है, अलग अलग व्यक्तियों की देश के विकास की यहाँ पे रिक्त स्थान धारणाएं हो सकती है। कैसी धारणाएं हो सकती है? पहला विकल्प है अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है, दूसरा समान धारणाएं हो सकती है, तीसरा अस्पष्ट हो सकती है, चौथा विरोधी हो सकती है। तो सही विकल्प ए रहेगा कि अलग अलग व्यक्तियों के देश के विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती है और परस्पर विरोधी भी हो सकती है, टकराने वाली भी हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। ओके, कोई सोचता है कि देश में शिक्षा का सत्र है वो सुधारा जाए, ये देश के विकास का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि उसको लगता है कि नहीं, बुलेट ट्रेन पहले आनी चाहिए। होगी ना अलग अलग, और टकराने वाली भी हो सकती है। एक जोर दे रहा है जो गुणवत्ता के ऊपर और दूसरा जोर है बाकी जो सुविधाएं उनके ऊपर। ओके, तो ये हमारा रहेगा 30वां प्रश्न, जिसका सही विकल्प हमारा ए रहेगा। उसके बाद 31वां हमारा प्रश्न रहेगा, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। ओके, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सकल आय, तीसरा शुद्ध आय और चौथा है कुल आय। सही विकल्प हमारा ए रहेगा, इससे हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा
32वां प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक है वो भी विकास के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करता है, ठीक, और इसके आधार पर वो विश्व विकास रिपोर्ट है वो प्रदर्शित करता है, पब्लिश करता है। ओके, जो विश्व बैंक है उसके द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट में देशों को वर्गीकृत करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। यूएनडीपी की हमने बात की थी कि यूएनडीपी 3 आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। हमें यहाँ पर विश्व बैंक का बताना, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या है। पहला कुल आय, दूसरा सकल आय, तीसरा प्रति व्यक्ति आय और चौथा शुद्ध आय। तो इसमें सही विकल्प हमारा सी रहेगा, प्रति व्यक्ति आय है, इसके आधार पर विश्व बैंक विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 33वां हमारा प्रश्न है, एचडीआई का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो ये आपके लिए इंग्लिश में ही विकल्प आ सकता है, ज़्यादा संभावना ही रहेगी। तो एचडीआई है मानव विकास सूचकांक, ठीक, हिंदी में कहें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये हमें बताना है। पहला ह्यूमन डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स और चौथा विकल्प है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एचडीआई। ओके, तो इसमें सही विकल्प हमारा बी रहेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सही विकल्प रहेगा, मानव विकास सूचकांक जो हिंदी में रहेगा। तो बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 34वां हमारा प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है ये हमें बताना है। पहला विकल्प है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दूसरा यूनियन नेशनल ग्लोबल डेवलपमेंट, तीसरा विकल्प है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क और उसके बाद फोर्थ दिया गया यूनियन ऑफ नेशन ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए यूएनडीपी। तो इसमें से यहाँ पर जो सही विकल्प है वो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका सही विकल्प क्या रहेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या रहेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चारों ही विकल्प आपके सही नहीं है। तो इसमें आप करोगे जैसे यूनाइटेड नेशन, उसके बाद डेवलपमेंट और यहाँ पर प्रोग्राम होगा, तब आपका ये सही विकल्प बनेगा, ठीक। तो 34वां क्वेश्चन है, इसमें कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 35वां हमारा प्रश्न रहेगा, जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। ओके, जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है। तो पहला विकल्प दिया गया औसत आयु, दूसरा विकल्प है शिशु मृत्यु दर, तीसरा विकल्प है जन्म दर, चौथा विकल्प है जनसंख्या वृद्धि। ओके, यानी कि 4 विकल्प है, पहला औसत आयु, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा विकल्प है जन्म दर और चौथा जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा औसत आयु, ए, यानी कि औसत जो आयु होती है उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर 66 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, मतलब हर कोई पर्सन है, हर व्यक्ति है, एवरेज औसतन 66 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है, ठीक। तो ये होगी औसत आयु या जीवन प्रत्याशा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है जिससे किसी भी देश के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर जितनी अधिक जीवन प्रत्याशा होगी इसका मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही बेहतर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 36वां प्रश्न रहेगा, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या को कहा जाता है, ठीक। प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे हैं, 1 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की यानी कि मृत्यु हो जाती है उनमें से, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक। दोबारा समझिए कि 1 वर्ष में 1000 जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की 1 वर्ष पूरा करने से पहले मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, दूसरा उसे शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, तीसरा उसे मानव विकास सूचकांक एचडीआई बोलते हैं, चौथा उपस्थिति अनुपात बोलते हैं। तो इसमें सही विकल्प बी रहेगा, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया 37वां हमारा प्रश्न दिया गया, प्रति व्यक्ति आय को के रूप में भी जाना जाता है ये हमें बताना है। ओके, प्रति व्यक्ति आय को इस रूप में भी जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला है सीमांत आय भी कहते हैं इसे, दूसरा इसे औसत आय भी कहते हैं, तीसरा इसे अतिरिक्त आय भी कहते हैं, चौथा इसे मासिक वेतन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इसे औसत आय भी कहते हैं, यानी कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एक ही चीज़ है, एक ही बात है, एक ही तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। हालांकि चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें से आप अगर आपके क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जाएँ तो बड़ी मुश्किल से 37 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अच्छे से एक बार आपने चैप्टर को कर लिया तो आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा।
और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कैलकुलेट किया अपने स्कोर को तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इससे पहले भी हम आपके चैप्टर्स है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर्स की वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, साथ साथ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, और आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, ज्योग्राफी के आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हिस्ट्री के फर्स्ट टर्म के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यूज सीरीज में आपके सिर्फ इकोनॉमिक्स और पोल साइंस के एक एक चैप्टर रहते हैं, तो विद इन 6-7 डेज में आपको वो चैप्टर भी करवा दिए जाएंगे। और सीरीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।